चलिए तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैप्टर 7 की वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे चैप्टर 7 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए समझते हैं हमारे चैप्टर 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। आनुवांशिक संकेत यानी कि क्या होते हैं भाई? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संकेत जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक संकेत कहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को पता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से संकेत आते हैं। जैसे कि माता पिता जैसा ही होता है ना बच्चे में अधिकतर गुण, उसकी आँख, कान, नाक, नख से जो भी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण लक्षण आते हैं उसको हम आनुवांशिकी कहते हैं। तो किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत किस में होते हैं भाई? डीएनए में होते हैं। अब तो सभी को पता ही होगा कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या होता है भाई? कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है भाई? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में ही हमारे सारे गुण रहते हैं। डीएनए में ही हमारे सारे, जैसे कि आँख का कलर, हमारे बालों का कलर, त्वचा का कलर, ये सभी चीज़ें हमारे किस में होती हैं? डीएनए में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए भाई, कोशिका के केंद्रक में, अभी बताया था आपको कोशिका होती है उसका केंद्रक होता है, किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाएं होती हैं? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं क्या? प्लास्टिड में होती हैं क्या? लाइसोसोम में होती हैं या उपरोक्त सभी? तो भाई इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं निहित होती हैं? तो उपरोक्त सभी यानी प्लास्टिड में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और लाइसोसोम में भी। सभी को पता है कोशिका के अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बिजली घर कहते हैं, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अमीबा में, किसमें? अमीबा में या लेशमानिया में, अमीबा में या लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? अमीबा में जनन किस विधि से होता है? ये आपका 2023 में पूछा जा चुका है। तो भाई अमीबा में होता है क्या? द्विखंडन। आप सभी तो जानते ही हैं जो अमीबा होता है, अमीबा की जो कोशिका होती है बीच में से क्या हो जाती है? इसको हम इस तरह से समझते हैं, जो अमीबा होता है, अमीबा की जो कोशिका होती है बीच में से पहले क्या हो जाती है? पहले लंबी हो जाती है बीच में से, फिर क्या होता है? दो भागों में टूट जाती है इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? द्विखंडन। इसको क्या कहते हैं हम? द्विखंडन। अमीबा में जनन कैसे होता है? बच्चा पैदा कैसे होता है अमीबा में? तो द्विखंडन विधि से। कौन सी खंडन विधि से? द्विखंडन विधि से। चलिए हम आपको अमीबा भी दिखाई ही देते हैं, अमीबा किस तरह का होता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है अमीबा में विखंडन का चित्र। ये हमारे पास अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, ये केंद्रक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर ये दो भागों में टूट जाता है। ये देखिए अलग अमीबा बन चुका है, एक अलग अमीबा बन चुका है। इसी को बोलते हैं हम अमीबा में द्विखंडन। क्लियर हुआ आप सभी को? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम में, किसमें भाई? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है? भाई प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है ये भी दिखा देते हैं हम आपको। प्लाज्मोडियम, चलिए तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है सामने, ये है हमारा प्लाज्मोडियम। और इसमें जो विखंडन होता है वो कौन सा होता है? बहुखंडन। कौन सा खंडन भाई? बहुखंडन। ये भी एक तरह का जीव है प्लाज्मोडियम, ये भी एक जीव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देख लिया आपने तो प्लाज्मोडियम में, किसमें? प्लाज्मोडियम में जनन
होता है। तो कौन सा जनन होता है प्लाज्मोडियम में? बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है? कैसे बच्चे पैदा करता है प्लाज्मोडियम? बहुखंडन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा एवं ईस्ट में। हाइड्रा बेटा आप सभी ने देखा होगा, हाइड्रा एक इस तरह का पौधा होता है, ठीक है ये, और इसमें साइड में बड निकल के आ जाता है और ये बड धीरे 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 क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ये बड में एक छोटा सा हाइड्रा, नन्ना मुन्ना सा हाइड्रा बन जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम मुकुलन। कौन सा लन? मुकुलन। तो भाई याद रखेंगे हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? मुकुलन। इसी को बोलते हैं मुकुल, इसलिए इसका नाम पड़ गया है मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम क्या होते हैं? ये देखिए, ये है आपका हाइड्रा जो आपको दिख रहा है। ये किचोई वगैरह होती हैं, आपने देखी है किचोई, उसमें पाया जाता है ये हाइड्रा पौधा। इस साइड में इसमें मुकुल आ जाता है, धीरे 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 छोटा 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 सा हाइड्रा बन जाता है और अलग हो जाता है अपने पेरेंट्स से। तो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में होती है? हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप गूगल पे सर्च करके देखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? कि बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है किसमें? राइजोपस द्वारा। कौन सा बीजाणु प्रजनन करता है? राइजोपस। ये है भाई राइजोपस। ये देखिए, ये है राइजोपस जो कि एक बीजाणु है जिसमें प्रजनन होता है, ठीक है भाई। ये राइजोपस है। कौन सा जोपस? राइजोपस, जिसमें ये वो एक बीजाणु है और बीजाणु द्वारा प्रजनन किस में होता है? राइजोपस में। बीजाणु द्वारा प्रजनन किस में होता है? राइजोपस में। ये हमारा राइजोपस है। क्लियर भाई राइजोपस। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? राइजोपस समझ में आ गया? बीजाणु द्वारा प्रजनन किस में होता है? राइजोपस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से आवृतबीजी पौधों के पुष्प मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो भाई आवृतबीजी पौधों के पुष्प जो है ना, वो मादा जनन अंग के भाग कौन से नहीं है? मादा जनन अंग कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको, सीधी सी बात। तो इसका आंसर लगाएंगे हम पुंकेसर, क्योंकि स्त्री केसर क्या होता है? एक मादा जनन अंग है। वर्तिकाग्र भी मादा जनन अंग है, वर्तिका भी मादा जनन अंग है, लेकिन जो पुंकेसर है वो मादा जनन अंग नहीं है, वो नर जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है ये पुंकेसर? नर जनन अंग है, ठीक है। पुष्प के चित्र में आप देखना, आपको सभी चीज़ें ये मिल जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। स्त्रियों में यौवनारंभ की आयु कितनी होती है? यौवनारंभ यानी कि जो बड़ी हो जाती हैं फिर उनमें यौवन शुरू हो जाता है, तो वो लगभग कितने साल? 12 से 16 साल। ये स्त्रियों में यौवनारंभ की आयु कितनी होती है? 1216 साल, 12 से लेके 16 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? बीजांड का निर्माण किस में होता है? बीज में ही होगा भाई। बीज का जो अंडाणु है वो कहाँ बनेगा? बीज में बनेगा। बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? बीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आ गया है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? यौन संचरित रोग जो मेल फीमेल में होते हैं, मेल फीमेल के जनन अंगों में होते हैं, उन्हें हम यौन संचरण रोग कहते हैं। तो कौन सा यौन संचरण रोग नहीं है? सिफिलिस तो यौन संचरण रोग है। इसके बाद HIV भी एक यौन संचरण रोग है। ये भी शादी के बाद ये जो सेक्स वगैरह होता है उसमें होते हैं। और गोनेरिया में भी फुंसी वगैरह होती है, ये भी एक यौन संचरण रोग है। लेकिन हेपेटाइटिस ये यौन संचरित रोग नहीं है। ये देखिए हेपेटाइटिस।
ये देखिए, हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस क्या है? हमारे लीवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस क्या है भाई? लीवर में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है हमारे पास, मादा, मानव मादा में निषेचन होता है कौन सी नलिका में भाई? फैलोपियन नलिका में। मादा, मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। कौन सी नलिका में? फैलोपियन नलिका में। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मादा जनन तंत्र का चित्र, और इसमें ये दो होती हैं फैलोपियन ट्यूब। ये मादा जनन अंग का चित्र है, ठीक है, ये पूरा चित्र। और इसमें ये जो अंडे होते हैं हर माह एक एक आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी में से जो अंडे आते हैं, यहाँ से जो स्पर्म आता है, और स्पर्म और अंडा क्या होता है, एक दूसरे से निषेचन हो जाता है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर भाई? फैलोपियन ट्यूब में। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? तो ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में। चलिए अब आ जाते हैं हमारे रिक्त स्थान पर। तो ये हमारे पास है रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों को रिक्त नहीं रहने देंगे, हम भर देंगे। चलिए, तो पहले नंबर पे हमारे पास खाली स्थान है कि खाली स्थान प्रजनन विधि निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा अलैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की विधि है जो निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। अभी आपको लिखे भी मिल जाएंगे पूरे ये खाली स्थान। तो नेक्स्ट खाली स्थान क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक। कौन सा युग्मक? नर युग्मक और मादा युग्मक। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर पर ओटी क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के संलयन को क्या कहते हैं? दोनों के संलयन को बोलते हैं निषेचन। कौन सा चन? निषेचन। याद रखेंगे आप सभी। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? निषेचन। इसके बाद अगले नंबर पर क्या है भाई हमारे पास? अगले नंबर पर कायिक जनन। कौन सा जनन? कायिक जनन में संतति। कायिक जनन क्या होता है भाई? कायिक जनन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाएं या जड़ें गिर जाएं या तने गिर जाएं, उससे नया पौधा बन जाता है। उससे क्या बन जाता है? नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। इसी को कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन में संतति के उत्पादन में केवल एक खाली स्थान भाग लेता है। एक क्या भाग लेता है? तो भाई एक जनक भाग लेता है। एक क्या भाग लेता है? एक जनक भाग लेता है। तो तीसरे खाली स्थान में क्या हो जाएगा हमारा? एक जनक भाग लेता है, एक ही पेरेंट्स भाग लेते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर, जो फूल होता है, फूल में अगर पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, फूल में क्या हो? पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर। पुंकेसर मतलब क्या होता है? पुंकेसर मतलब मेल, और स्त्री केसर मतलब क्या होता है? स्त्री केसर मतलब क्या होता है? स्त्री केसर मतलब फीमेल। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? उस पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी। कैसा पुष्प? एक लिंगी पुष्प। कैसा लिंगी पुष्प? एक लिंगी पुष्प कहते हैं उसको, जिसमें एक ही उपस्थित हो, या तो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। अगर दोनों हैं तो द्विलिंगी बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, उसी पुष्प के, यानी कि फूल में मेल भी है और फीमेल भी है। अगर मेल भी है और फीमेल भी है, मेल के कण फीमेल पे जाके गिर जाएं उसी फूल पे, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कहते हैं स्वपरागण। इसको क्या कहते हैं? स्वपरागण।
स्वपरागण, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, स्वयं का परागण हुआ है क्योंकि उसी मेल के कण फीमेल पे जाके गिरे हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इस क्रिया में बिल्कुल साफ शुद्ध फूल बनते हैं लेकिन उनमें गंध नहीं आती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाएं, समझ रहे हैं आप, एक पुष्प के यानी कि एक मेल था, कौन था यहाँ पे, एक था मेल पुष्प, और उसके जो कण हैं दूसरे फीमेल पुष्प पर जाकर गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं, दूसरे फीमेल पर जाकर गिर जाते हैं, दूसरे फीमेल पर जाकर गिर जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं परपरागण। पराया वाला हो रहा है ना, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हो रहा है तो पराया बोलेंगे इसको, पराया परागण यानी कि परपरागण बोलेंगे इसको। क्लियर। स्वपरागण, इसमें स्वपरागण आया था और नीचे वाले में क्या आ गया, परपरागण। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले नंबर पर जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, ये वाला हो चुका है हमारा। अगला क्या है, 7, क्वेश्चन नंबर 7। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण क्या कहलाता है, खालिस्तान भाग से होता है। तो भाई कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। कहाँ से, मूलांकुर। कौन सा कुर, मूलांकुर, मूलांकुर से होता है। किसी पौधे के बीज से जो जड़ बनती है, जड़ कहाँ से बनती है, मूलांकुर से बनती है। जड़ कहाँ से बनती है, मूलांकुर से बनती है। जड़ कहाँ से बनती है, मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण कहाँ से होता है। तो तने का निर्माण कहाँ से होता है, तने का निर्माण होता है प्रांकुर। तने का निर्माण कहाँ से होता है, प्रांकुर। ऊपर वाले में क्या है, मूलांकुर। ऊपर वाले में 7 वाले में क्या है, मूलांकुर। अलग अलग ओटी है भाई, याद रखना है आप सभी को, मूलांकुर। और क्वेश्चन नंबर 8 में तने का निर्माण, तने का निर्माण प्रांकुर। जड़ का निर्माण मूलांकुर, तने का निर्माण प्रांकुर। जड़ का निर्माण मूलांकुर, तने का निर्माण प्रांकुर। क्लियर। चलिए, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है तो जनक ऊतक परिपक्व प्रारंभ करते हैं। तो किशोरावस्था की इस अवधि को हम क्या कहते हैं, इस अवधि को कहते हैं यौवनारंभ। यौवनारंभ, कौन सा आरंभ, यौवनारंभ। यौवनारंभ मतलब यौवन आ जाता है। ठीक है, मेल या फीमेल दोनों बड़े हो जाते हैं तो उसमें यौवन अवस्था आ जाती है, किशोर अवस्था आ जाती है, यौवन अवस्था आ जाती है। इस अवधि को ही हम यौवनारंभ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु, शुक्राणु भाई किस में बनते हैं, मेल में बनते हैं। ठीक है, किस में बनते हैं, पुरुष में। शुक्राणु किस में बनते हैं, पुरुष में बनते हैं। तो मनुष्य के शरीर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु बनते हैं वृषण में। कहाँ पर, वृषण। क्लियर। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि वृषण कहाँ पर है, तो वृषण ये है हमारे वृषण। ठीक है ना, वृषण ये 2 गोले होते हैं, इन्हीं में ये लिख भी रहा है इसमें वृषण। इन्हीं में ही क्या बनता है, इन्हीं में ही शुक्राणु बनता है। और भी नाम देख सकते हैं, ये मूत्राशय है, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है। ठीक है, ये शिश्न है, ये मूत्रमार्ग है, ये शुक्राशय है, और ये मूत्र नलिका है, ये शुक्रवाहिनी है। ठीक है, ये वृषण है। तो वृषण में क्या बनते हैं हमारे स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। चलिए, तो मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर भरेंगे आप वृषण में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। किसमें, अंडाशय में, अंडाशय में। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये अंडाशय होते हैं। ये हमारे यहाँ पर आपको दिखेंगे,
ये क्या है भाई, अंडाशय, इन्हीं में अंडे बनते हैं। ठीक है, ये लिख भी रहा है अंडाशय। ठीक है, ये क्या होता है, ये गर्भाशय, यहाँ पे बच्चा बनता है। क्लियर। तो अंडाशय, मादा जनन अंग, मादा के जो अंडे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। क्लियर। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस चित्र में आपको और अच्छे से क्लियरिटी से दिख रहा है। ये अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये है अंडाशय, दोनों साइड होते हैं। ये गर्भाशय है। ठीक है, और ये ग्रीवा है, ये योनि मार्ग है। क्लियर। चलिए, तो ये दोनों ओटी आपको क्लियर है कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में से, अंडाशय। ठीक है, ये मेल की बात चल रही है और ये फीमेल की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण खाली स्थान हार्मोन करता है। तो भाई शुक्राणु जो है, शुक्राणु ये तो फीमेल मेल में होते हैं, मेल में यानी कि नर में यानी कि पुरुष में। ठीक है, किस में होते हैं, पुरुष में। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा हार्मोन होता है पुरुष में। तो आप सभी को पता है पुरुष में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है किसमें, हमारे पुरुष में। तो मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन यानी कि शुक्राणु जो बनते हैं वो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। भ्रूण को माँ के रुधिर, भ्रूण जो होता है, भ्रूण जो माँ के पेट में बच्चा बनता है उसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण सुना होगा आपने, भ्रूण हत्या होती है, भ्रूण हत्या। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से यानी कि मम्मी के जो खून होता है उससे पोषण मिलता है। तो ये किस अंग से मिलता है, तो इसका नाम क्या है अंग का, इस अंग का नाम है प्लेसेंटा। इस अंग का नाम क्या है भाई, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नामक अंग से भ्रूण को माँ के खून से पोषण मिलता है, किस अंग से, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। क्लियर है, प्लेसेंटा। चलिए, मादा एवं गर्भस्थ शिशु, मादा एवं यानी माँ है और उसका बच्चा है, उसके बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कौन सा है भाई, उनके बीच में ऊतक होता है अपरा। कौन सा परा, अपरा। अपरा ऊतक है जो एक माँ और एक बच्चे के बीच संबंध स्थापित यानी कि एक माँ और बच्ची को जोड़ता है, जिससे बच्चे को खाना मिलता है, बच्चा बनता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये अंग है, ऊतक है अपरा। याद रख पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए आपके आंसर भी सारे दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले खालिस्तान का आंसर था अलैंगिक, दूसरे का निषेचन, फिर जनक, एक लिंगी, स्वपरागण, छठवें का परपरागण, मूलांकुर, प्रांकुर, यौवनारंभ, वृषण, अंडाशय, टेस्टोस्टेरोन, प्लेसेंटा और अपरा। ये तो अपने आप को समझा दिए हैं। इसके बाद क्या है भाई, अगला है परागकोश में। परागकोश किस में होता है, फूल में। जो फूल होते हैं उनकी बात चल रही है। तो जो परागकोश होता है फूल में क्या होता है, परागकोश, जिसमें से छोटे छोटे कण होते हैं, परागकण। तो वही परागकोश में खाली स्थान पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। कौन से कण, परागकण, जो फूल दूसरे फूल पर जाकर गिराता है, जिससे कि बीज बन जाता है दूसरे फूल में। ठीक है, दूसरे फूल में क्या बन जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया को खालिस्तान के दौरान होती है। किसके दौरान होती है, कोशिका विभाजन के दौरान होती है। किसके दौरान होती है, कोशिका विभाजन के दौरान होती है। डीएनए की प्रतिकृति यानी कि जब बच्चा बनता है वो बनने की प्रक्रिया कब होती है, जब कोशिका का विभाजन होता है। ये देखिए, ये आपका आंसर है, कोशिका
विभाजन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्लियर, ये 16 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, गतिशील जनन को खालिस्तान युग्मक भी कहते हैं। गतिशील जनक को क्या कहते हैं, नर युग्मक। क्लियर है, नर में जो शुक्राणु होता है वही अंडाणु के पास जाता है फीमेल में, ठीक है। तो ये नर का जो शुक्राणु होता है उसको गतिशील युग्मक भी कहते हैं, गतिशील युग्मक भी कहते हैं, वो गति करता है। चलिए अब आते हैं अब हम अगले यानी कि जोड़ी पर। सबसे पहले नंबर पर जो जोड़ी है इनको मिलाना है हमें। चलिए जोड़ी मिलाइए। कायिक प्रवर्धन पौधों में होता है ये भाई, कायिक प्रवर्धन किस में होता है, पौधों में। तो कायिक प्रवर्धन को मिलाएंगे हम, ब्रायोफिल्म एक पौधा है। ब्रायोफिल्म क्या है, एक पौधा है। इस तरह का पौधा दिखता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एक पौधा जो कि ब्रायोफिल्म है, और इसमें साइड में पत्ती में से ही और पत्तियां आ जाती हैं, बड्स आ जाती हैं, मुकुल आ जाता है, और धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, ये प्रजनन करने लगता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, साइड में से कितने सारे पौधे हो जाते हैं इसमें से। इसी को ब्रायोफिल्म का पौधा बोलते हैं। तो ब्रायोफिल्म के पौधे में क्या होता है भाई, ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक प्रवर्धन होता है। उसकी काया में से, उसकी पत्ती में से भी और सारी पत्तियां आ जाती हैं और सारे पौधे आ जाते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार बताइए भाई। जनन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो जनन के प्रकार हैं लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। एक प्रजनन होगा लिंगों के माध्यम से और एक होगा बिना लिंगों के माध्यम से। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन की जोड़ी आप किससे मिलाएंगे, लैंगिक प्रजनन की जोड़ी हम मिलाएंगे भाई, एक सेकंड रुके आप, थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम। तो ये सेकंड हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन की जोड़ी किससे मिलाएंगे, लैंगिक प्रजनन में होता है मनुष्यों में जो लिंगों के माध्यम से यानी शादी होती है और दोनों के नर और मादा दोनों मिलते हैं और बच्चा होता है। तो ये कौन सा प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन, जो कि मनुष्य में होता है। इसके बाद एक लिंगी जनन, कौन सा जनन भाई, एक लिंगी जनन किस में होता है, एक लिंगी जनन होता है पपीता में और तरबूज में। उसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, नर या मादा। क्लियर, पपीता में और तरबूज में एक लिंगी जनन होता है, याद रखने वाली बात है ये तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले नंबर पर जो क्वेश्चन है, द्विखंडन। द्विखंडन किस में होता है, द्विखंडन होता है हमारे अमीबा में। आप सभी को पता ही होगी ये अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। अमीबा में एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, 2 अमीबा बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन क्या है, वृषण। वृषण किस में होता है भाई, वृषण कोष से मिलाएंगे इसकी जोड़ी। वैसे नर में होता है, ये किस में होता है, नर में यानी कि मेल में, ठीक है। इसके बाद हाइड्रा में प्रजनन, किस में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन को किससे मिलाएंगे, हाइड्रा में प्रजनन को बोलते हैं मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन को क्या बोलते हैं भाई, मुकुलन। तो ये सभी जोड़ी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम अपनी अगली जोड़ी पर। तो अगली जोड़ी क्या है हमारे पास, अगली जोड़ी है हमारे पास, ये देखिए। तो अगली जोड़ी में पहले नंबर पर क्या है भाई, पहले नंबर पर है हमारे पास भ्रूण पोषण। भ्रूण यानी कि बच्चा जो माँ के कोख में बनता है, उसको पोषण मिलता है, खाना मिलता है। तो उसको खाना कैसे मिलता है, तो उसको खाना मिलता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भ में वो जुड़ा रहता है बच्चा, प्लेसेंटा। जो कि बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा होगा उसकी टुंडी में एक नली जुड़ी रहती है, वो नली माँ के गर्भाशय से चिपकी रहती है, गर्भाशय से। ओके, तो भ्रूण यानी कि जो बच्चा बनता है उसको पोषण कैसे मिलता है, प्लेसेंटा से। इसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास शुक्राणु उत्पादन। शुक्राणुओं का उत्पादन कहाँ से होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है,
तो भाई शुक्राणु का उत्पादन होता है वृषण कोश से। वृषण कोश से बनते हैं शुक्राणु। क्लियर? वृषण कोश में बनते हैं शुक्राणु, किसमें? नर में। ठीक है ना, नर, ये आप जरूर याद रखें। इसके बाद गर्भधारण रोकने हेतु, गर्भधारण रोकने हेतु किसका यूज़ किया जाता है? गर्भधारण रोकने हेतु कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। कॉपर टी महिलाओं के द्वारा यूज़ की जाती है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। इसके बाद तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जोड़ी पर। नेक्स्ट जोड़ी क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जोड़ी है कि पर परागण। पर परागण, पर परागण किस में होता है? एक पौधे से जब कण दूसरे पौधे पर जाते हैं तो इसको हम कौन सा परागण बोलते हैं? पराया वाला परागण। एक पौधे से कण दूसरे पौधे पे जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? पर परागण। और पर परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, कीड़े एक फूल पर बैठ जाते हैं और यहाँ से परागकण चिपका के वो दूसरे पौधे पर लेके चले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? वो दूसरे कीड़े पर, दूसरे पौधे पर छोड़ देते हैं वो कण, और वहाँ पर नया बीज, नया फूल बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक सेकेंड रुके आप, 2 मिनट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पर परागण वाला आपको समझ में आ गया? तो पर परागण वाला क्या था भाई? पर परागण वाला का आंसर क्या है? पर परागण वाले का आंसर, पर परागण वाले का आंसर क्या है? पर परागण वाले का आंसर है हमारे पास कीटों द्वारा। कीटों द्वारा होता है पर परागण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को किससे मिलाएंगे आप? प्लाज्मोडियम को मिलाएंगे हम बहुखंडन। बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन किस में होता है भाई? कायिक प्रवर्धन होता है हमारे ब्रायोफिल्म में। अभी यार थोड़ी देर पहले हमने आपको डायग्राम दिखाया था ब्रायोफिल्म का, जिसमें एक पत्ती थी, पत्ती में से ही क्या हो जाती हैं? पत्ती में से और सारी पत्तियां निकलने लगती हैं, यानी कि ब्रायोफिल्म में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन, उसकी काया में से बहुत सारी पत्तियां आ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले नंबर पर है हमारे पास कि मुकुलन। मुकुलन, ठीक है, क्या है भाई? मुकुलन। मुकुलन जो है, मुकुलन, मुकुलन की जोड़ी किससे मिलाएंगे? मुकुलन की जोड़ी मिलाएंगे हम हाइड्रा। मुकुलन किस में होता है? मुकुलन होता है हाइड्रा में। हाइड्रा नामक पौधा देखा होगा आपने। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। साइड में क्या आ जाता है? उसमें एक बर्ड आ जाता है जिसको हम मुकुल बोलते हैं, इसी को मुकुलन कहते हैं। इसके बाद नर हार्मोन। नर हार्मोन कौन सा है भाई? नर हार्मोन, नर यानी कि मेल हार्मोन। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन कौन सा है? मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। नर हार्मोन की वजह से इसमें नर में यानी कि मेल में क्या आ जाती हैं? दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। दाढ़ी मूछों के लिए उत्तरदायी होता है ये। और ये है मादा हार्मोन। ठीक है, क्लियर? ये जोड़ी आपको। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जोड़ी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि हमारे सत्य असत्य है नेक्स्ट। चलिए सत्य असत्य को सत्य कर देते हैं, सत्य या असत्य कर देते हैं इनको। तो पहले नंबर पर है प्रजनन के द्वारा जीव नए जीव का निर्माण करता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सत्य वचन है। प्रजनन के द्वारा ही तो एक जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। जनन के मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति बनती है ना जनन की घटना की वजह से, जनन की वजह से डीएनए की प्रतिकृति बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पुष्प में नर और मादा जो युग्मक मिलते हैं, नर और मादा युग्मक जो मिलते हैं, युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग परागकोश और अंडाशय हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, परागकोश और अंडाशय दोनों हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक प्रजनन दो जीवों के द्वारा होता है? नहीं, ये जरूर गलत है। अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है, या नर या फिर मादा। नेक्स्ट, हाइड्रा तथा ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है या मुकुलन द्वारा नहीं होता, ये कह रहा है हमसे। तो हाइड्रा में तो मुकुलन होता है, ये तो नहीं मना कर रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है बिल्कुल। हाइड्रा तथा ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा नहीं होता है, तो ये नहीं होना थी, ठीक है, होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास एड्स का बड़ा नाम या विस्तृत नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सही है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज संभव नहीं है, ठीक है भाई। एड्स कैसी बीमारी है? एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज संभव नहीं है। चलिए, इसकी फुल फॉर्म सही है ये, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आते हैं हम एक शब्द में उत्तर पर। तो एक शब्द में उत्तर है हमारे पास पहले नंबर पर, दो जीवाणु जनित यौन संचरित रोगों के नाम बताइए। तो एक तो गोनेरिया और एक सिफिलिस। गोनेरिया और सिफिलिस दोनों ही यौन संचरित रोग हैं, दोनों ही कैसे रोग हैं? यौन संचरित रोग हैं। क्लियर? गोनेरिया और सिफिलिस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? नेक्स्ट है कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? या भ्रूण को पोषण मिलता है किससे? प्लेसेंटा से, या अपरा भी बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा भी बोलते हैं। यानी जो बच्चा होता है माँ के अंदर, उसको खाना कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा। उसकी टुंडी से जुड़ी रहती है ना, उसकी टुंडी से एक नली जुड़ी रहती है जो माँ के गर्भा से चिपकी रहती है, उसी से उसको पोषण या खाना मिलता है। इसके बाद क्या है भाई? मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। मानव का वृषण क्या करता है? वृषण से बनते हैं शुक्राणु। मानव के वृषण में यानी कि नर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले नंबर पे है गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। तो गंडोम एक गर्भ निरोधन की विधि है। इसके बाद एक क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम क्या है? एड्स क्या है? विषाणु से होता है। एड्स का इलाज संभव नहीं है भाई, बहुत खतरनाक रोग है। इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं हम कि बस ये हमारे पास 2-3 ओटी और बचे हैं। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन, अभी बताया था आपको। ब्रायोफिल्म क्या होता है? एक पत्ती जैसा पौधा होता है, पत्ती, इसकी पत्तियों में ही क्या होने लगती हैं? नई नई पत्तियां आने लगती हैं। तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? पत्तियों द्वारा। इसकी पत्तियों में से ही नई नई पत्तियां आने लगती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? युग्मनज किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। नर और मादा के मिलने से जो बनता है, संलयन से जो बनती है द्विगुणित संरचना, उसी को युग्मनज कहते हैं, बच्चा कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 2 ओटी और हैं, इनको और क्लियर कर लेते हैं। कवकों में जनन की प्रमुख विधि क्या है? तो कवकों में प्राय बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और रजोधर्म या पीरियड्स की अवधि कितने दिन होती है? 2 से 8 दिन होती है। रजोधर्म की अवधि कितनी दिन होती है? 2 से 8 दिन। ये 2022 में आपसे पूछा जा चुका है, 2 से 8 दिन। क्लियर? ये इस तरह से आपको सभी को समझ में आए होंगे। हमने आज चैप्टर 7 के सारे ओटी कंप्लीट किए। तो ये था हमारा चैप्टर 7। ओके, चलिए।